हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक कॉजेज और सोर्सेज क्या है मोनोपोली के। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, मीनिंग और अजम्पशंस क्या है मोनोपोली की। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे क्या कारण रहते हैं और किस तरीके से मोनोपोली पावर है जो क्रिएट की जा सकती है एक फर्म द्वारा। तो यहाँ पे कुछ कॉजेज को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि सबसे पहले आता है कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल, यानी कि जिस रॉ मटेरियल का यूज़ करके गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है एक फर्म द्वारा, अगर उस रॉ मटेरियल के ऊपर कंट्रोल लिया जाता है, यानी कि टोटल सप्लाई है जो एक ही फर्म अपने अंडर ले लेती है, तो इससे दूसरा कोई फर्म जो है वो रॉ मटेरियल को परचेज नहीं कर पाएगी, जिस कारण से जो एक ही फर्म की मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं ऑनरशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जिस नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, अगर उस नेचुरल रिसोर्स के ऊपर ऑनरशिप एक सिंगल फर्म द्वारा ले ली जाती है तो कोई अनदर फर्म है जो उस नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, जिस कारण से एक सिंगल फर्म की जो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। कहते एक फर्म है जब कंट्रोल कर लेते हैं टोटल सप्लाई रॉ मटेरियल के ऊपर जो उसको गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी होता है, तो यहाँ पे कोई दूसरी फर्म तो उस रॉ मटेरियल को अब परचेज नहीं कर पाएगी, जिससे सोल ऑनरशिप है जो बन जाएगी एक नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी। तो कोई अनदर फर्म जब रॉ मटेरियल को या फिर नेचुरल सोर्स जो यूज़ किए जाने हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए बाय नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ वही फर्म जिसके पास कंट्रोल है रॉ मटेरियल के ऊपर, जिसने ऑनरशिप ली है नेचुरल सोर्सेज के ऊपर, तो उसके पास क्या जानी मोनोपोली जानी है। बाय कंट्रोलिंग द की रॉ मटेरियल और नेचुरल सोर्सेज ए फर्म्स कैन मोनोपोलाइज द इंडस्ट्री एंड कीप न्यू कॉम्पिटिटर्स आउट। तो यहाँ पे इस तरीके से कंट्रोल करके रॉ मटेरियल को और नेचुरल सोर्सेज के ऊपर ऑनरशिप लेकर के एक सिंगल फर्म क्या करती है, न्यू कॉम्पिटिटर्स को आउट कर देती है, मार्केट से बाहर कर देती है। नेक्स्ट आता है पेटेंट। पेटेंट में क्या होता है कि जब भी एक पर्सन कुछ नया इन्वेंशंस करता है, चाहे वो टेक्निक हो काम करने की या फिर कोई नया प्रोडक्ट हो, इन्वेंशन किया जाता है तो उसको पेटेंट करवा लेते हैं। कि जो प्रोडक्ट होता है, पेटेंट क्या होता है, कंटेंट्स को जब हम गवर्नमेंट से जाकर पेटेंट करवाते हैं तो उसको प्रोडक्ट को कोई और पर्सन है जो कॉपी नहीं कर सकता, सिर्फ जिसने उसको इन्वेंशंस किया होता है, जिसने उस प्रोडक्ट को पेटेंट करवाया होता है, सिर्फ वही फर्म जो होती है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पाते हैं, जिस कारण से मोनोपोली जो क्रिएट हो जाती है। कहते हैं पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू यूज सम प्रोडक्टिव टेक्निक और टू प्रोड्यूस ए सर्टेन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पेटेंट क्या होता है कि एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है जो गवर्नमेंट द्वारा हमें पेटेंट करवाना होता है, जो भी इन्वेंशंस होती हैं, चाहे वो कुछ टेक्निक के ऊपर हो, चाहे वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हो। तो जिस फर्म ने वो इन्वेंशंस की होती है टेक्निक के रिगार्डिंग या प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो वही फर्म पेटेंट करवाने के बाद उस प्रोडक्ट को टेक्निक को यूज़ कर पाते, कोई अनदर है जो उसको कॉपी नहीं कर पाता उसके इन्वेंशंस को। पेटेंट गिव द सोल राइट टू पेटेंट होल्डर्स टू प्रोड्यूस ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पेटेंट से क्या होता है, सोल राइट मिल जाता है पेटेंट होल्डर के पास कि सिर्फ वही इकलौता क्या करेगा, उसको इस्तेमाल करेगा कंटेंट्स को जो उसने इन्वेंशंस की है, जिससे वो अपनी गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। अगर उसने टेक्निक कुछ खोज की है नई काम करने की, तो उस टेक्निक को सिर्फ वही जिसने पेटेंट करवाया हुआ है वो इस्तेमाल करेगा, कोई अनदर पर्सन उसको कॉपी नहीं कर पाएगा, जिससे जो मोनोपोली होती है वो क्रिएट हो जाती है। दीज आर ग्रांटेड टू द इन्वेंटर्स ऑफ ए टेक्निक और प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो होती है इन्वेंटर को ग्रांट की जाती है, ये जो उसने टेक्निक इन्वेंशंस किए हैं, प्रोडक्ट इन्वेंशंस किया है, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ लीगल राइट टू मोनोपोली। तो यहाँ पे क्या होता है कि लीगल राइट मिल जाता है मोनोपोली का। नेक्स्ट आती है टेक्निकल बैरियर। टेक्निकल बैरियर्स में जो मेन आता है वो आता है स्केल ऑफ प्रोडक्शन का, कि कई बार फर्में क्या होती है बिल्कुल हद से ज़्यादा लार्ज स्केल पे जो प्रोडक्शन करती हैं। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से बेनिफिट क्या होता है कि जो उनकी एवरेज कॉस्ट होती है, इनकी पर यूनिट कॉस्ट होती है, बहुत डाउन चली जाती है, जो उसको बेनिफिशियल देती है कि प्रॉफिट उसका बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो ये बेनिफिट मिलता है सिर्फ तभी मिलता है अगर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि रिसेंटली जो कोरोना के बाद जो इन्वेंशंस किए गए थे, यानी कि जो चेंजेस आए थे चाइना और जो हमारे इंडिया का रिलेशन था वो थोड़ा ख़राब हो गया था, जिसमें इंडिया ने डिसाइड किया था कि अब जो चाइनीज़ के प्रोडक्ट होंगे वो अब बहिष्कार कर दिए जाएंगे इंडिया द्वारा, यानी कि इंडिया जो चाइना के प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। जिसमें जो इंडिया था उसने अपना लॉन्च किया था जो मोबाइल के चार्जेस होते हैं, जो मोबाइल फ़ोन चार्ज करने वाले चार्जेस
चार्जर होते हैं। तो यहाँ पे जब इंडिया ने लॉन्च किया अपना मोबाइल का चार्जर, तो इंडिया को मोबाइल चार्जर बनाने की कॉस्ट हाई पड़ी, जिससे उसका प्राइस क्या हुआ, हाई हुआ एज कम्पेयर टू चाइना प्रोडक्ट। क्योंकि चाइना का एक बहुत बड़ी मार्केट है जो बल्क पे क्वांटिटी को प्रोड्यूस करती है, जिस कारण से वो हमें सस्ते में प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं। जब इंडिया ने स्टार्ट किया मोबाइल चार्जर को बनाना, तो इंडिया को महंगा पड़ा, जिस कारण से इंडियंस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया प्रोडक्ट को, इंडियन प्रोडक्ट को। तो जिस कारण से जो मोनोपोली यहाँ पे सिर्फ जो चाइना की ही बनी रह गई है जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्योंकि चाइना ने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया, जिससे उसको पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ी, जिससे उसका जो प्राइस होता है चाइनीज प्रोडक्ट का हमें सस्ते मिल जाता है। तो इस कारण से जो मोनोपोली क्रिएट होती है जब एक फर्म लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट कम होने से क्या आता है कि नई फर्म जो एंटर नहीं कर पाती मार्केट के अंदर, क्योंकि अगर नई फर्म एंटर करती तो उसको महंगा पड़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो महंगी पड़ जाती है, जिस कारण से उसके लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता, वो अपने आप ये जो आउट हो जाती है मार्केट से, जिससे क्या होता है एग्जिस्टिंग फर्म की मोनोपोली बनी रहती है। एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि जो टेक्निकल बैरियर्स होते हैं एंट्री के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोनोपोली के लिए। जो यहाँ पे प्रिंसिपल टेक्निकल बैरियर का होता है वो सबसे बड़ा जो हम मानते हैं वो होता है स्केल ऑफ प्रोडक्शन का, कि जब एक प्रोडक्शन किया जाता है पार्टिकुलर कमोडिटी का बहुत ही मतलब ज़्यादा क्वांटिटी पे, तो उससे क्या होता है कि मार्जिनल जो एवरेज कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों ही डाउन चली जाती है, जिससे जो उसको प्रॉफिटेबल रहता है प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना गुड्स और सर्विसेज का लार्ज स्केल पे जब प्रोड्यूस किया जाता है, तो बेनिफिट क्या होता है कि मार्जिन एवरेज कॉस्ट दोनों ही चली गई हैं डाउन, जिससे प्रॉफिट बढ़ जाते हैं फर्म के, और वो क्या करते हैं मोनोपोली क्रिएट कर पाते हैं आसानी से। ए फर्म्स में बिकम मोनोपलाइज, तो यहाँ पे एक फर्म है जो मोनोपलिस्टिक हो सकती है अगर जो टेक्नोलॉजी होती है उसकी सच दैट ओनली सिंगल ऑप्टिमल प्लांट कैन फुली टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड प्रोड्यूस एट द लीस्ट एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि सिंगल ऑप्टिमल प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है कि एडवांटेज लिया जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है कि जब एक फर्म लार्ज आउटपुट जो प्रोड्यूस करती है, लार्ज स्केल पे आउटपुट प्रोड्यूस करती है, तो उससे इकोनॉमी ऑफ स्केल यानी कि जो बचतें होती हैं वो मिलने शुरू हो जाती है, जैसे उसको एवरेज और मार्जिन कॉस्ट दोनों ही डाउन चली जाती है, जिसका इफेक्ट क्या होता है कि प्राइस डाउन चला जाता है, और क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिटेबल रहता है एक फर्म को लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना। तो नेक्स्ट कहते हैं कि यहाँ पे जो अपने पास जो साइज होता है मार्केट का इज सच एज नॉट टू सपोर्ट मोर देन वन ऑप्टिमल प्लांट। तो यहाँ पे मार्केट क्या होती है एक से ज़्यादा ऑप्टिमल प्लांट को सपोर्ट नहीं कर पाती, तो रिजल्ट क्या निकलता है कि यहाँ पे जब एक से ज़्यादा फर्में ऑपरेट करते हैं उस मार्केट के अंदर तो वेस्टफुल हो जाती है, यानी कि बेनिफिशियल नहीं रहता कि अगर नई फर्म एंटर करती है मोनोपोली को खत्म करने के लिए। सिंस प्रोडक्शन कॉस्ट आर लोएस्ट इफ वन फर्म सप्लाइज द इंटायर आउटपुट। तो यहाँ पे अगर एक ही फर्म है पूरी मार्केट में है जो सप्लाई करती है क्वांटिटी को, तो जिससे उसकी कॉस्ट क्या जाती है डाउन चली जाती है, लोएस्ट कॉस्ट पे जो अपना प्रोडक्शन कर पाती है वो। मोर एवर वंस मोनोपोली हैज बीन एस्टैब्लिश एंट्री विल बी डिफिकल्ट बिकॉज एनी फर्म्स कैन प्रोड्यूस ओनली ए रिलेटिवली हाई कॉस्ट विच वुड बी अनप्रॉफिटेबल। अगर यहाँ पे एक बार मोनोपोली क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद अगर नई फर्म में एंटर करने की कोशिश करते तो वो प्रॉफिटेबल में नहीं रहेगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको चाइना का, तो यहाँ पे चाइना के एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है अपने आप में, जो हमारे इंडिया के अंदर भी है जो प्रोडक्ट को सेल करते। तो यहाँ पे जो चाइना है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के कारण क्या होते हैं उनको पर यूनिट कॉस्ट डाउन जाती है, जिस कारण से जो उसके प्राइजेस होते हैं चाइनीज प्रोडक्ट के वो लोएस्ट होते हैं। तो जिस कारण से उन्होंने चाइना वालों ने क्या किया एक मोनोपोली तरह की क्रिएट कर किया अपनी, कि अगर इंडिया वाले किसी भी प्रोडक्ट को अगर एज कंपेयर करें चाइना के साथ तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते तो हमें जो उसको प्रोड्यूस करने की गुड्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या आती है हाई जाती है, जिस कारण से ऑटोमेटिकली क्या होती है मार्केट से आउट हो जाती है दूसरी फर्म में, जिस कारण से जो मोनोपोली क्रिएट हो जाती है और एग्जिस्टिंग फर्म्स की जो ऑलरेडी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रही होती हैं। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी किस तरीके से मोनोपोली क्रिएट करती है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, कि जिनके पास वो गवर्नमेंट लाइसेंस देती है वही जो होती हैं फर्में एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर अपनी गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई कर पाती हैं। ये ज़्यादातर जो अप्लाई होता है गैस के केस में, जो गैस सिलेंडर होते हैं, बिजली होती है, टेलीफोन्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर वो पार्टिकुलर एरिया के अंदर जो सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लेती हैं। तो ये अनदर पर्सन जो होते हैं या अनदर फर्म जो होते हैं वो एंटर नहीं करती उस पार्टिकुलर एरिया के अंदर, जिससे एग्जिस्टिंग फर्म्स की मोनोपोली जो बनी रहती है। कहते हैं जो गवर्नमेंट होती है वो लाइसेंस देती है एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज के लिए जो प्रोड्यूस करती है गिवन गुड्स और सर्विसेज को एट ए पार्टिकुलर एरिया। नो फर्म्स कैन एंटर इनटू दैट एरिया विदाउट ए लाइसेंस प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर सप्लाई करने के लिए अगर एक फर्म ने लाइसेंस लिया हुआ है गवर्नमेंट से, तो वहाँ पे कोई अदर फर्म है जो उस एरिया के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। दिस लाइसेंस आर अवॉर्डेड इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी
तो जो ये लाइसेंस होते हैं ये पब्लिक यूटिलिटी केस में दिया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, टेलीफोन हो गया या अदर वैरायटी ऑफ सिचुएशंस होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड इन फेवर ऑफ सर्टेन क्रिएटिंग दीज मोनोपोलीज इज दैट द फर्म्स इन द क्वेश्चंस इज नेचुरल मोनोपोली। तो यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरल मोनोपोली जो क्रिएट हो जाती है। नेचुरल मोनोपोली क्या होती है? नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है कि वो सिचुएशन होती है जहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट होती है सिंगल एंटरप्राइज को डाउन चली जाती है इंटायर रेंज ऑफ मार्केट डिमांड के कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे जो मिनिमम एवरेज कॉस्ट होने के कारण क्या होती है, एक मोनोपोली क्रिएट कर पाती है एक जो फर्म होती है, जिस कारण से दूसरी फर्म में जो एंटर नहीं कर पाती, जिस कारण से जो कंपटीशन यहाँ पे खत्म हो जाता है और मोनोपोली जो एग्जिस्टिंग फर्म्स की क्रिएट रहती है। नेक्स्ट आते हैं हिस्टोरिकल और एंट्री लैग। जो फर्म सबसे पहले कोई नया प्रोडक्ट बनाती है, मार्केट में सबसे पहले उतरती है, तो वो क्या होती है, मार्केट को कैप्चर कर लेती है। यानी कि जो चीज़ों के बारे में पहले किसी को नॉलेज नहीं होती, अगर उस एरिया के अंदर कोई फर्म उतर जाती है तो उसमें सबसे पहले बेनिफिट वही उठा पाती है। मोनोपोली उसी की रहती है जो सबसे पहले क्या करती है, एंट्री करती है मार्केट के अंदर। ए फर्म में एंजॉय मोनोपोली बिकॉज ऑफ अर्ली स्टार्ट इन द फील्ड ऑफ नो वन एल्स हैज़ द नेसेसरी नो हाउ। अगर एक यानी कि फील्ड के बारे में किसी को पहले से कोई नॉलेज नहीं है, अगर उस फील्ड में कोई फर्म उतरती है तो उसको क्या होता है कि मोनोपोली का फ़ायदा हो जाता है। द फर्स्ट फर्म्स टू मार्केट सम प्रोडक्ट विल यूजुअली एंजॉय मोनोपोली पोजीशन। तो यहाँ पे जो फर्म होती है मार्केट के अंदर जो उतरती है वो कुछ ऐसी मोनोपोली पोजीशंस में आ जाती है जिसका वो बेनिफिट लेते हैं मोनोपलाइज होने का। नेक्स्ट आते हैं लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी और अनफेयर कंपटीशन। यहाँ पे लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी में क्या होता है कि प्राइसिंग को लेकर के लिमिट लगा देती है एक फर्म। लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी में क्या होता है कि जब एक फर्म लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से बिलो प्राइस रख देती है, जिससे कोई नई फर्में जो एंटर करने की कोशिश नहीं कर पाती हैं, तो उसको बोलते हैं लिमिट प्राइसिंग। यानी कि प्राइसिंग की रख दी, लिमिट रख दी। और कितनी लिमिट रखी है कि जो प्राइस होगा वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से क्या होगा, मिनिमम होगा, जिस कारण से नई फर्में जो एंटर नहीं कर पाती, जिस कारण से एग्जिस्टिंग फर्म्स की फिर मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। कहते हैं अनदर सोर्स ऑफ मोनोपोली इज लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी। तो यहाँ पे जो अनदर सोर्स लेता है मोनोपोली का वो होता है लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी जो अडॉप्ट किया जाता है एग्जिस्टिंग फर्म्स द्वारा। तो यहाँ पे जो लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी होती है वो पॉलिसी होती है जहाँ पे नई एंट्री जो होती है फर्म्स की उसको रोकने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो प्राइस होता है वो जस्ट बिलो, यानी कि किससे बिलो रखा जाता है, जो मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे जितनी लॉन्ग रन मिनिमम एवरेज कॉस्ट होती है उससे बिलो प्राइस रखा जाता है जिससे नई फर्में एंटर ना कर पाएं। सच ए पॉलिसी में भी कंबाइन विद। तो यहाँ पे जो ये पॉलिसी होती है उसको कंबाइन किया जाता है जो कंटिन्यू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, जो हैवी एडवर्टाइजमेंट होती है। जो ये पॉलिसीज होती हैं ये जो नई फर्मों की जो एंट्री होती है उसको अनअट्रैक्टिव कर देती है, यानी कि नई फर्में इसमें एंटर करने का नहीं सोचती, जिससे एग्जिस्टिंग फर्मों की क्या होती है, मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट आता है कैपिटल साइज। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। तो जब फर्मों को इतने ज़्यादा कैपिटल नहीं होगी तो वो फर्म जो एंटर नहीं कर पाएगी मार्केट के अंदर, जिससे एग्जिस्टिंग फर्म जिसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कैपिटल होगी तो वो क्या कर पाएगी, मोनोपोली क्रिएट कर पाएगी। कहते हैं मोनोपोली में ऑल्सो भी कॉज ड्यू टू द ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश ए पार्टिकुलर प्रोडक्टिव यूनिट। यानी कई बार क्या होता है कि पार्टिकुलर प्रोडक्टिव यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। द सप्लाई ऑफ कमोडिटी में इन्वॉल्व द यूज ऑफ सच ए वास्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट दैट न्यू कंपटीटर्स आर इफेक्टिवली एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंट्रिंग द मार्केट। तो यहाँ पे अगर कमोडिटी को सप्लाई करना है तो उस कमोडिटी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें कैपिटल की जरूरत होती है, जिस कारण से जो नई फर्में होती हैं वो फिर एंटर नहीं कर पाती मार्केट के अंदर, क्योंकि इतना कैपिटल है जो किसी के पास नहीं होता एक्चुअल में कि वो एकदम से मार्केट के अंदर उतर जाए। तो इस कारण से जो एग्जिस्टिंग फर्म जिन्होंने ऑलरेडी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाई होती है अपनी कमोडिटी के अंदर, तो उसको क्या होता है, बेनिफिट होता है मोनोपोली का। लास्ट आते हैं बिजनेस मर्जर। बिजनेस मर्जर में क्या होता है कि बिजनेस जब दो बिजनेस मर्ज हो जाते हैं तो उसका मोनोपोली क्रिएट हो जाता है। कैसे कि जब दो फर्में सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट बना रही होती हैं तो आपस में उनका कंपटीशन चल रहा होता है, यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन होता है। जब वो कट थ्रोट कंपटीशन को खत्म करने के लिए आपस में मिल जाती हैं तो उससे क्या होता है कि उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाता है, उनका जो मार्केट का एरिया होता है बड़ा हो जाता है, जिससे क्या करते हैं वो मार्केट में पूरी मार्केट को कैप्चर करके मोनोपोली जो क्रिएट कर लेती हैं। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था कॉजेज या फिर क्या इसके सोर्सेज रहते हैं मोनोपोली पावर के। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे डिमांड और रिवेन्यू अंडर मोनोपोली क्या रहते हैं। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।